हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर। मैं जानता हूं कि क्लास 12th के में आपके पास ये चैप्टर नहीं था और बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, तो डोंट वरी, वन शॉट सॉल्यूशन है ये। आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और प्रैक्टिस तो हम कराते ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें। एनपीओ है हमारा प्यारा वाला चैप्टर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, नाम से ही जैसे पता चल रहा है। तो लिखा जाता है यहाँ पे प्यार से, एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव। तो भाई पढ़ाने लिखाने से कोई उद्देश्य है, धार्मिक उद्देश्य है कोई, ठीक है। कुल मिला के ये प्रॉफिट नहीं कमाते, नीचे लिखा भी हुआ इट्स एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, ये सेवा भाव से काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो भाई इसका पहला कैरेक्टर तो इसके नाम में ही है कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी एक एक करके हम देखते हैं। एंटिटी, पर्पस, फॉर्म, नो प्रॉफिट मोटिव, मैनेजमेंट, फंडिंग और अकाउंट्स, ठीक है। तो ये इसके सात इसके क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले क्या आता है, पहले आता है एंटिटी। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो कंपनी में हमने प्रमोटर पढ़ा था, तो यहाँ पे भी प्रमोट कर रहे हैं कुछ लोग मिलकर के, कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ इंटरप्राइज मिलकर के एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना रही है, क्योंकि इसको चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत, मतलब इसको एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक। तो इसलिए ये क्या है, एक एंटिटी है, ये अलग है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ओके। चलिए फिर सेकंड पॉइंट क्या आता है, पर्पस। पर्पस में क्या है, देयर पर्पस इज टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड रेंडरिंग सर्विस टू पीपल एट लार्ज, ठीक है। ज्यादा लोगों को ये सर्विस देना चाहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ये होता है आंगनबाड़ी, आपने सुना होगा। तो आंगनबाड़ी क्या है बेटा, एक एनपीओ है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। ये छोटे बच्चों के टीकाकरण में काम करती है, छोटे बच्चों के लिए क्या कहते हैं, खाना जो भी होता है ना, कई गरीब तबके के लोग होते हैं, तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको वो चीजें नहीं दे पाते जो उनके पालन पोषण के लिए जरूरी होती है, खाने वाने से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें वो करते हैं। बीइंग ह्यूमन सुना होगा आपने, सलमान खान की जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो बहुत फेमस है। क्राई है, बहुत सारे ऐसे आप सर्च कर सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो इनका कहीं ना कहीं रिलीजियस या फिर कोई एजुकेशनल पर्पस होता है, बहुत सारे कल्चरल पर्पस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्म। तो इट इज सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट। ये बात मैंने अभी आपको बताई, चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह या सोसाइटी की तरह इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। तो जैसे हमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, तो इसका क्या फॉर्म है, इसका फॉर्म है चैरिटेबल सोसाइटी या फिर ट्रस्ट, ओके। फिर आता है नो प्रॉफिट मोटिव। ये तो खैर हमें नाम से ही पता चल गया था, प्लस इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, फिर भी इतनी बातें लिख दी हैं। तो एनपीओ डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, द सरप्लस इज यूज। अब देखो कुछ तो कर ही रहे हैं ना, ये कुछ तो कर ही रहे हैं, भलाई भी करनी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए भाई। आपको किसी गरीब को, भूखे को खाना खिलाना है, तो उसके लिए भी पैसा तो लगेगा, कि जिससे आप ला रहे हो वो भी कहेगा चलो मैं भी इतना, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो फिर भी कुछ खर्चा भी होता है और कई जगह से डोनेशंस वगैरह आ जाती हैं, बहुत कुछ आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास प्लस माइनस होता रहता है पैसे को लेकर के। तो अगर हमारे पास कुछ पैसा बच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉफिट नहीं बोलते, क्योंकि प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रहे, उसको बोलते हैं हम सरप्लस। क्या बोलते हैं बेटा, सरप्लस बोलते हैं, ओके। और ये जो सरप्लस होता है उसको भी हम किस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं, और भलाई करने के लिए, जिस पर्पज से हमने अपनी एनपीओ को एस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। दस द सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। तो जिन मेंबर ने एनपीओ एस्टेब्लिश की है उनमें बांटा नहीं जाता, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी ना आए थे कि चलो पैसा बच गया हम बांट लेंगे, ये तो पर्पस ही नहीं था। जो भी है वो दिया ही दिया है, लेना कुछ नहीं है वापस, ओके जी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट। तो एनपीओ का जो मैनेजमेंट होता है, इज एनपीओ मैनेज बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफन कॉल्ड ट्रस्टीज। इनको क्या बोलते हैं, हम ट्रस्टीज बोलते हैं। और मैंने बेटा जो नॉर्मली अगर मैं जर्नल पर्पस से बात करूं, तो ट्रस्टीज वर्ड मैंने वहां सुना है जहां पर रख रखाव की बात आती है, किसी का इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब हित, उसको बचाने की बात आती है। तो जो भी लोग डोनेशंस दे रहे हैं उन्हें कुछ अच्छा सोच करके दिया कि भाई मेरा पैसा एक अच्छे काम में इस्तेमाल हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि एनपीओ वाले जो हैं वो पैसा उड़ा रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो इसलिए
ट्रस्टीज होते हैं जो इन सब चीजों को टेक केयर करते हैं, या फिर उसको मैनेजिंग कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है फंडिंग, पैसा कहां से आ रहा है इनके पास। द फंड्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ऑपरेशंस आर गिवन बाय इट्स मेंबर्स, जो मेंबर जुड़ करके एक एनपीओ खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, उनसे पहली बार तो ऑपरेशंस के लिए पैसा आ जाता है। एंड डोनर्स, जो दान कर रहे हैं, ठीक है, एज मेंबरशिप फी एंड और डोनेशंस, इट इज सप्लीमेंटेड बाय सरप्लस फ्रॉम द ऑपरेशंस। और जो वो ऑपरेशंस करते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं को, अब कई बार होता है कि जो लाखों रुपए का खर्चा होता है, हजारों रुपए का खर्चा होता है, एक एनपीओ सिर्फ 10 रुपए की पर्ची काटती है और उससे काम हो जाता है। तो वो 10 रुपए भी जो आ रहे हैं वो भी आएंगे, हम उसको कमाने के पर्पज से तो नहीं ले रहे हैं, उसको हम और क्या कहते हैं, जैसे छोटे मोटे खर्चों में लगा देंगे, जो हमारे एनपीओ का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एंड ऑल्सो डोनेशंस आर रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइडर, तो बाहर के जो लोग होते हैं वो भी दे सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दान पुण्य करो, अच्छा लगेगा वैसे आपको भी। फिर आता है अकाउंट्स के बारे में। इसके अकाउंटिंग बहुत डिफरेंट होती है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है या 12th क्लास में पढ़ा है, उसके अंदर आपको एक चीज सिखाई जाती है, उसमें सिखाया जाता है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स या बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटर हो गया, कंपनी के लिए आपने पढ़ लिया, पार्टनरशिप के लिए आपने पढ़ लिया, तो सबका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या ये सब बनता रहता है। यहाँ पे कुछ अलग है। इट प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट एवरी ईयर कंप्राइजिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहला क्या बन रहा है इनके पास, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एज फाइनल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इनकी भी है, जो कि इनकी पोजीशन को दिखा रही है कि इनके पास जो पैसा है या जो भी संपत्ति है, जो उधार है, वो कैसा कितना है। तो भाई फाइनेंशियल पोजीशन तो इनकी भी होनी चाहिए। सर इनको फाइनल अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है, इनको क्या जरूरत है कि भाई इनको फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी पड़ रही है, इनको क्या जरूरत है कि इनको प्रॉफिट हुआ या सरप्लस हुआ या नहीं हुआ। बेटा देखो, काम कुछ भी करो, हिसाब किताब हमेशा रखो, काम कुछ भी करो, हिसाब किताब हमेशा रखो। दो चीजें हैं, सबसे पहली चीज ये है कि हम जो इस पर्पज से अपनी एनपीओ को चला रहे हैं वो हम कब तक चला पाएंगे, ये चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम भलाई करते रहे, हमारे साथ पुश्ते इस अच्छे काम में लगी रहे, तो वो हिसाब किताब करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग से ये पता चलता है कि इसकी लाइफ कितनी है। बार बार हम अगर कुछ कर रहे हैं, हमें डोनेशंस नहीं मिल रहे, बार बार हम करे जा रहे, तो शायद हम आगे तक सस्टेन ना कर पाए, आगे तक हम उस काम को कंटिन्यू ना कर पाए। तो इसलिए अकाउंटिंग करनी यहाँ पे जरूरी है। तो दूसरा रीजन ये है कि कई बार आपको कोई चैलेंज कर सकता है कि आपने पैसे का गलत इस्तेमाल करा, आप हेरा फेरी करते हो, तो आप उसको अपना हिसाब किताब दिखाओगे कि देखो भाई हम गलत नहीं है, आपकी सोच गलत है। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए ये 3 अकाउंट्स बनते हैं, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सॉरी, 2 अकाउंट है, एक तो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक, तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सर क्या है ये, मजा आएगा बेटा। सबसे प्यारा जो टॉपिक है उनमें से एक ये है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। सर कौन सा चंदा, मामा वाला? नहीं बेटा, चंदा मामा नहीं है, ये चंदा है जो आपने आपके गली मोहल्ले में कभी नवरात्रों में या गणपति पूजा होती है या जन्माष्टमी होती है तो पर्ची कटती है ना, जागरण की पर्ची कटती है, चंदा लेने आते हैं, ये वो चंदा है। तो ये भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और ये एनपीओ के लिए क्या है बेटा, ये एक इनकम है। क्या है बेटा, ये इनकम है। सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम। ठीक है, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है, एक ये और एक डोनेशन। और डोनेशन फ्रीक्वेंटली चाहे ना मिले लेकिन सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो भी मेंबर बन जाते हैं वो सब्सक्रिप्शन देते हैं। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब आप सोचो कि अगर आप मेंबर हो किसी एनपीओ के, तो एनपीओ में आप मान लो मंथली कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन देते हो, तो आपने अगर सब्सक्रिप्शन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो क्या हो गया, उस कंपनी के लिए आप एक असेट बन गए, क्योंकि आप उनकी इनकम अक्रूड इनकम तो बन चुकी है लेकिन उनको मिली नहीं है। तो जब किसी एंटिटी को पैसा लेना होता है किसी, तो वो उसके असेट होता है। और असेट का बैलेंस क्या होता है बेटा, असेट का बैलेंस होता है बैलेंस बीडी। तो अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बिगिनिंग में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा आपका बैलेंस बीडी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कि अगर हो गया, मैंने बोला मिस्टर वाई तुम हमारे मेंबर हो, चलो सब्सक्रिप्शन दो, उन्होंने कहा हम बाद में दे देंगे, तो अगर हमारे अकाउंटिंग पीरियड की ओपनिंग है उस टाइम पे अगर आउटस्टैंडिंग दिख रहा है तो वो असेट है हमारी। और क्लोजिंग की असेट कहाँ होती है, अगर अकाउंटिंग ईयर के एंड में भी कुछ आउटस्टैंडिंग है, एंड में भी आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा कहाँ पे, बैलेंस सीडी के फॉर्म में यहाँ पे दिख जाएगा। आई होप ये बहुत ज्यादा क्लियर है। और इसके 2 तरीके, मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा, पहले अकाउंट बनाकर फिर स्टेटमेंट के हिसाब से भी आपको समझा दूंगा। ठीक है,
चलिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे के बैठा हो, तो अब क्या हो गया कि आपने वो इनकम कमाई नहीं, लेकिन आपके पास है, यानी किसी और का पैसा जो अभी आपसे बिलोंग नहीं करता है वो आपके पास है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वो इनकम आपके लिए क्या हो गई बेटा, एक लाइबिलिटी हो गई। क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। तो वो क्या कहलाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग। तो बेटा इससे हमें समझ में आता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर दो ओपनिंग बैलेंस हो सकते हैं और दोनों का नेचर एक दूसरे से अपोजिट है। एक होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक हो सकता है एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, या फिर बोलो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, कुछ भी बोलो। तो इसका क्लोजिंग किस साइड आएगा, इस साइड आ जाएगा। तो दो बैलेंस सीडी भी हो सकते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट दी एंड। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ये चार चीजें में से आपको ऑलमोस्ट सब कुछ दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, या नहीं भी दिया होगा तो आप निकाल लोगे। कुल मिला के 6 चीजें होती हैं और जरूरी नहीं है दो बैलेंस हो ही हो। शायद हो सकता है कि कोई एडवांस ना देता हो, हर इंसान लेट लतीफ है, पैसा लेके ही बैठा रहता है, आउटस्टैंडिंग ही रहता है हमारा सब्सक्रिप्शन। तो जो भी आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन होगी आप इजीली कर लेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो ये एक इनकम है, और इनकम जब होती है, जब हमें इनकम रिसीव होती है तो क्या होता है बेटा, कैश बढ़ता है और वो इनकम क्रेडिट हो जाती है। एग्जैक्टली यही चीज मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई होगी, या आपने पहले भी कहीं पढ़ी होगी। तो बेटा सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, इनकम हुई है क्रेडिट। किस वजह से क्रेडिट हुई है, इस वजह से क्रेडिट हुई है, ये वजह लिखी है। लेजर पोस्टिंग में हमने यही सीखा है। तो कैश या बैंक की वजह से, रिसीट एंड पेमेंट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो इस वजह से क्रेडिट हुई है, तो ये क्या हुआ होगा, कैश या बैंक डेबिट हुआ होगा, और ये क्रेडिट हुआ, इसलिए कैश या बैंक को हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है। ओके बेटा, अब जब हमने ये सारी चीजें कर दी तो हम एक बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, और इससे ये देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअल में इनकम क्या हुई है। क्योंकि जब हम इनकम रिसीव कर लेते हैं, हमने सारे बैलेंसेस डाल दिए, तो एट द एंड क्या आता है हमारे पास, वो इनकम जो हम फाइनल अकाउंट्स में लेकर के जाते हैं। कहां पर, पीएल अकाउंट बनाते थे तो क्रेडिट साइड पे लेकर जाते थे। इनका पीएल अकाउंट नहीं होता, इनका होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो वो उसके क्रेडिट साइड में जाएगा, दैट मीन्स इसके क्रेडिट साइड में जा रहा है, तो ये डेबिट हो रहा होगा। क्रेडिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो रहा है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। और ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके लिए आपको 11th क्लास के फाइनल अकाउंट्स एटलीस्ट आने चाहिए, तभी मजा आएगा आपको। अगर आपको नहीं आते तो कहीं ना कहीं आपने वो चीजें ध्यान से नहीं पढ़ी हैं, और अगर आपने वो चीजें ध्यान से नहीं पढ़ी है तो कॉमर्स अड्डा 24/7 पे जाइए, वहां पर आपको 11th क्लास के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। वहां पर जाकर के अपने आप को एकदम निखारिए और चीजों को पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। आपको अब इन 6 चीजों में से 5 चीजें बता दोगे तो एक चीज आप अपने आप ही बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लोगे। अब ऐसा नहीं है मैंने बैलेंसिंग फिगर ये बोल दिया तो यही आएगा और कुछ चाहिए ही नहीं। हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो, आपसे पूछा जाए रिसीव कितना किया, तो आप वो बता सकते हो। ओके बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन देखते हैं एक स्टेटमेंट की मदद से। बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पे हम एक टाइमलाइन का सहारा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 अप्रैल है और यहाँ पे 31 मार्च है। ये क्या है, हमारा करंट ईयर है बेटा। यहाँ पे 3 साल समझते हैं हम करंट ईयर, इससे पीछे वाला प्रीवियस ईयर पिछला साल, और इससे आगे वाला नेक्स्ट ईयर यानी नया साल, अगला साल है ना। चलिए ओके, अब ध्यान से समझना, मजा आएगा। 6 चीजें वही हैं जो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में हम पलट देंगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, है ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। और आपको क्वेश्चन में नॉर्मली यही बोला जाता है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्रेडिट हो रहा है वो। तो ये हमें निकालना है। तो बचा बीच में क्या 4, 2 ओपनिंग बैलेंस 2 क्लोजिंग बैलेंस, जो मैंने आपको सिखाए थे अभी। वही चीज आपको समझनी है कि क्या उनमें से ऐड होगा और क्या वो लेस हो जाएगा। तो बेटा एक चीज हमेशा आपको पढ़ाई गई है कि आप जो अकाउंटिंग करते हो वो किस बेसिस पे करते हो, एक्रूअल बेसिस पे करते हो। एक्रूअल बेसिस पे करते हो और ये आपको कैश रिसीव हुआ है, तो हमें जो इस साल से बिलोंग करता है वो लाना है। तो ओपनिंग के अंदर अगर आपका आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग डेट पर अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब क्या है। आउटस्टैंडिंग मतलब पहले मांगा था, पहले की इनकम है अभी तक नहीं दी। फिर से रिपीट करो साथ साथ कि पहले मांगा था अभी तक वो पैसा नहीं दिया।
दैट मीन्स कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड ही ऐसा है जो पिछले टाइम से बिलोंग करता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, तो वो करंट ईयर का तो है ही नहीं, तो इसलिए माइनस कर दो। देखो यहां की इनकम ही हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखानी है, तो जो इस साल अकर हो रही है, यानी जो इस साल से करंट ईयर से बिलोंग करती है, वही ऐड होगी, बाकी सब लेस हो जाएगा। ओके बेटा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर शुड बी माइनस सब्ट्रैक्टेड, है ना। तो लो मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसका, बिगिनिंग वाला, ठीक है बेटा, मैंने लेस कर दिया। लेस करने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। और सेम अगर हम बात करते हैं कि क्लोजिंग डेट पर 31 मार्च को अगर आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, दैट मींस वो प्रीवियस ईयर से बिलोंग कर रहा है, और इस पॉइंट से अगर पीछे जाकर के देखें तो प्रीवियस ईयर क्या बनता है बेटा, करंट ईयर बनता है। ठीक है बेटा, करंट ईयर बनता है। तो अब हमें क्या समझ में आया कि हमें ऐड कर देना चाहिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो भी एंड में होता है। बेटा विद लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ भी ऐसा थियोरेटिकल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो याद करना है। अगर मैं आपको टाइमलाइन नहीं बताऊं तो शायद 1% चांस हो सकता है कि आपको रट्टा मारना पड़ जाए। ये आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इतना क्लियर हो जाएगा आपने कभी नहीं सोचा होगा। फिर बात करते हैं, अगर ओपनिंग डेट पर एडवांस कुछ अगर सब्सक्रिप्शन मिला होता तो बेटा वो क्या है हमारे लिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर हमें कुछ मिला हो तो एडवांस का मतलब क्या होता है कि आज पैसे दिए आगे वाले टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड एडवांस। तो एडवांस का मतलब क्या, जो इस डेट पर अगर एडवांस मिला तो आगे वाले पीरियड से बिलोंग करता है। आगे पीरियड क्या है बेटा, करंट ईयर, और करंट ईयर से बिलोंग करने वाली चीजें तो हमें ऐड करनी है। तो हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन कब वाला बेटा, कब वाला, बिगनिंग वाला ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली अब लेस करेंगे, उल्टा ही है ना। तो अगर हमारा 31 मार्च को क्लोजिंग डेट पर कुछ एडवांस दे रखा है तो वो आगे वाले पीरियड से बिलोंग करता है। आगे कौन सा पीरियड आ रहा है बेटा, नेक्स्ट ईयर आ रहा है। तो जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है वो करंट ईयर का है ही नहीं, जो करंट ईयर का है ही नहीं तो वो इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा नहीं, उसको हटाओ। तो लेस करो एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाला। क्या सर हमें, अब बेटा ये करोगे ये आपको अपने आप कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। क्या सर हमें टाइमलाइन बनाकर के ऐसे करना पड़ेगा, हम क्या फटाफट कैसे करेंगे फिर सर, अगर बार बार टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। बेटा एक चीज को आप याद कर सकते हो, अगर आपको पता है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला लेस होगा तो इसका अपोजिट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एंड। आउटस्टैंडिंग एंड इसका अपोजिट होगा, तो अगर ये लेस हुआ तो ऐड होगा। समझ में आ गई बात। वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग का उल्टा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का उल्टा होता है एडवांस। तो आउटस्टैंडिंग का उल्टा होता है एडवांस बिगिनिंग वाला, वो बेटा अगर ये माइनस हो ये भी ऐड हो जाएगा। और एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला अगर ऐड हुआ तो इसका अपोजिट क्या होता है, एंड। बिगिनिंग का अपोजिट एंड होता है। तो दो चीजें हमारे पास, आउटस्टैंडिंग का अपोजिट एडवांस और बिगिनिंग का अपोजिट एंड। उसके बेसिस पे आप हर एक चीज को याद कर सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर, ओके, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर कंज्यूमेबल्स। इसके लिए हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक अकाउंट से काम नहीं चलता, दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ओके जी, कौन कौन से अकाउंट, सप्लायर ऑफ कंज्यूमेबल। सर ये कंज्यूमेबल क्या होता है ये बता दो पहले। तो बेटा कंज्यूमेबल का मतलब होता है जो चीजें ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम हो जाए, यानी जो जिस भी काम के लिए हम एनपीओ खोली है ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे कि मान लो हम गरीबों में दवाइयाँ बंटवाते हैं, तो गरीबों को हम दवाइयाँ बंटवाते हैं तो कंज्यूमेबल दवाइयाँ हैं, यहाँ पर दवाई कंज्यूम हो जाती, खत्म हो जाती है हमारे इस काम के चक्कर में। अगर हम सोचो कि हम जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन वो गरीब हैं, इस वजह से वो अपने ट्रेनिंग नहीं कर पाते, एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते, तो हम बच्चों को फ्री में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ पर कंज्यूमेबल क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, बॉल, स्टंप, बैट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सारी चीज़ें। तो जब ये यूज़ होती हैं ये भी कंज्यूम हो जाती है, तो हम कंज्यूमेबल की भी अकाउंटिंग करते हैं। तो कंज्यूमेबल की अकाउंटिंग करते हैं तो दैट मीन्स ये सिंपली क्या है, हमारा स्टॉक है, चाहे वो स्टॉक फॉर मेडिसिन और स्टॉक फॉर क्या हो, हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो दो एग्जांपल दिए बस मैंने।
तो कोई इसको बेचने वाला भी होगा, सप्लायर भी होगा, और जो सप्लायर होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, सप्लायर जो होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, ठीक है ना। अगर हम उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तो वो क्रेडिटर बन जाता है। और क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जितने भी अकाउंट होते हैं उनका जो बैलेंस होता है बेटा, वो ओपनिंग बैलेंस यानी बीडी, वो क्रेडिट साइड से शुरू होता है। ये चीजें आपको 11th में ही समझ में आ जानी चाहिए, मुझे उम्मीद है। नहीं आती तो कोई बात नहीं बेटा, तभी मैं इतना डिटेल में भी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपको उसका ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो क्रेडिट साइड पे डालो, और क्लोजिंग बैलेंस यानी बैलेंस सीडी दिया होगा तो उसको डेबिट साइड पे डालो। अब सिंपल सी बात है, ये लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो बेटा क्रेडिट होती है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। अब देखो ये डिक्रीज कैसे हो सकती है, अगर कोई लायबिलिटी है तो मैं उसको पेमेंट दे दूंगा कि भाई ले तेरा पैसा और जा, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए डेबिट साइड से अगर लायबिलिटी कम होती है बेटा तो पेमेंट करने की तो बात है, तो इसलिए बैंक अकाउंट कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। क्या है ये बेटा, पेमेंट है। अब इससे एक बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। अगर आपको नॉर्मली यही होता है एनपीओ के अंदर, आपको क्या नहीं दिया होता, आपको नहीं दिया होता परचेज कितना किया है। और बेटा ये क्या है, सप्लायर अकाउंट है, और परचेज यानी एक तरह से हम कह सकते हैं क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल। तो क्रेडिटर का अमाउंट है, तो क्रेडिटर तो तभी बनता है ना जब हम क्रेडिट में परचेज करते हैं। तो ये जो आपको परचेज दिख रही है वो बेटा क्या है, बेटा क्रेडिट परचेज है, ठीक है बेटा, क्रेडिट परचेज है। तो आपने इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, इसको टोटल करोगे दोनों अमाउंट को, यहाँ पे आएगा, उसमें से अपना जो ओपनिंग बैलेंस है वो माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा, और इसका इस्तेमाल होगा अगले अकाउंट के अंदर जो कि हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब स्टॉक अकाउंट बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक कंज्यूम होगा तभी कम होगा, और हम कंज्यूमेबल की ही अकाउंटिंग करते हैं, और जो चीज कंज्यूम हो जाए वही हमारा एक्सपेंस बनती है। मैंने मान लो 1 लाख का स्टॉक लिया और वो 1 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो बेटा खर्चा नहीं जब तक मैं उसको कंज्यूम नहीं कर लेता, ठीक है बेटा। तो ये स्टॉक है, स्टॉक एक असेट है। असेट बढ़ता कहां से बेटा, डेबिट साइड से बढ़ता है, और जितने भी असेट्स होते हैं उन सबके ओपनिंग बैलेंसेस बेटा क्या होते हैं, डेबिट साइड से आते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब स्टॉक कैसे बढ़ता है, स्टॉक तब बढ़ता है जब हम स्टॉक को परचेज करते हैं, और स्टॉक को परचेज करने के लिए परचेज अकाउंट आता है। और परचेज दो तरीके से कर सकते हैं, नॉर्मली तो सिर्फ जो आपने पीछे बनाया, जो भी आपने पीछे बनाया, यहां से जो अमाउंट आपने निकाला क्रेडिट परचेज, इसके अलावा ज्यादा नहीं दिया होता। लेकिन अगर एग्जामिनर का मन है कि भाई इस बच्चे से पूरे मजे लेने हैं, तो वो आपको कैश भी दे देगा और क्रेडिट तो आपको निकालना ही है। तो ये तो आपने जो पिछले अकाउंट से निकाला, लास्ट अकाउंट है ना, प्रीवियस अकाउंट से जो निकाला, ये तो वो अमाउंट आ गया, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, गिवन होगा ये। तो फिर आपको यहाँ पर टोटल लिखना है इन दोनों का। अब ये आपने कर लिया, अल्टीमेटली आपको करना क्या है, ये सारी अकाउंटिंग आप इसलिए करो ताकि आप ये जान सको कि जो भी स्टॉक है, जो भी कंज्यूमेबल है, वो कितना कंज्यूम हुआ। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो क्या जा रहा है, ठीक है, कंज्यूमेबल, या फिर हम बोले सीधे कंज्यूम्ड, क्या बोले, जो भी कंज्यूम्ड है, कंज्यूम्ड, ठीक है बेटा। और ये कहां जाएगा बेटा, देखो स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ये आ रहा है। इसका मतलब क्या, स्टॉक क्रेडिट हुआ, कंज्यूम होने से स्टॉक एक असेट कम हो रहा है ना, और असेट कम होते तो क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्या हो रहा होगा बेटा, डेबिट हो रहा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिंपल एज इट इज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आसान है, आगे बढ़े। अब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, अच्छा इसका भी स्टेटमेंट बन सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि आप इसको अकाउंटिंग के थ्रू करें, ज़्यादा आसान रहेगा। दो अकाउंट है, एक स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आसान है। फिर मैं रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं करना चाहता, और जो चीज़ ज़्यादा बढ़िया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। और कभी कभी ना डेबिट क्रेडिट पर भी टिके रहना चाहिए, हर चीज़ में प्लस माइनस करके आप डेबिट क्रेडिट को भूल सकते हो, ठीक। तो मैंने आपको जैसा पहले ही बता दिया था, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट तो आपने पहले भी बहुत बार बनाई है, और इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि 2 बार बैलेंस शीट बन जाती है, ठीक है, 2 टाइम्स। सर 2 बार बैलेंस शीट क्यों बनती है इनके क्वेश्चंस में, वैसे तो आप सीयूटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ताकि अगर आपने कभी सीए करा या कोई अच्छा कोर्स करा है, या बीकॉम के अंदर भी आपने बीबीए के अंदर भी अगर आपको एनपीओ पढ़ना पड़ा, तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट पता हो, है ना, आप स्वैग दिखा सके, अमन सर से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स
2 टाइम्स, क्योंकि आपको पहली बैलेंस शीट इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको इनका कैपिटल नहीं पता होगा, और एनपीओ में कैपिटल को कैपिटल नहीं कैपिटल फंड बोलते हैं, अभी आगे भी आएगा वो बता दूंगा मैं। तो पहली बार जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं कैपिटल फंड पता चलता है, दूसरी बार बैलेंस शीट हम फाइनली बना देते हैं पिछले वाले कैपिटल फंड को यूज करके, जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है उससे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। हमें सीखना क्या, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सीखना है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सीखना है, वही बताते हैं आपको। चलिए जी, तो सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा ये कुछ नहीं है, ये आपका कैश या बैंक अकाउंट जो भी आप बनाते थे, कैश बुक की तरह कह लो आप, ये कैश बुक की तरह है, कैश बुक की तरह का नाम बदल दिया है ही कैश बुक। ये देखो लिखा क्या, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या है रिसीट, तो यहाँ पे पर्टिकुलर भी नहीं आते, यहाँ पे आते रिसीट और यहाँ पे आती पेमेंट। अरे पर्टिकुलर क्यों लिखा भाई, क्या आता बेटा, पेमेंट्स आती है। अब आप खुद देखो, कैश अकाउंट या कैश बुक जो होती थी एक असेट है, असेट डेबिट साइड से इंक्रीज होती है, तो सारी चीजें कैश कब इंक्रीज होगा, जब कुछ रिसीव होगा, तो इसलिए इसको रिसिप्ट साइड बोल रहे हैं हम। और कैश कब कम होगा, बैंक कब कम होगा, जब पेमेंट्स होंगी, तो पेमेंट क्रेडिट साइड पे ही आती है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि बहुत सारी आइटम्स है, मैंने सब लिख डाली, मैंने बच्चों को कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी में वीडियो करके देख लो। देखो क्या बेटा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो बेटा आ गए ना अपनी वाली बात पे, बस नाम बदल दिया, काम तो वही कर रही है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस देखो, ये बैलेंस CD, कैश या बैंक जो भी आना है आ जाएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन भी रिसीव होता है, इनकम है बेटा। आप देखो अब इसके अंदर कैश बुक जो है, या फिर हम बोले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, वो कैश बेसिस पे बनता है। कैश बेसिस पे बनता है, इसका मतलब क्या है कि चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, जो भी है, अगर रिसीव इस साल हुआ है तो वो रिसिप्ट साइड पे आएगा, और अगर पेमेंट इस साल हुई है तो पेमेंट साइड पे आएगा, नथिंग एल्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, ओके। चलिए तो भाई अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से देखो, सब्सक्रिप्शन, और इसके आगे लिखा फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर करंट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब जो भी मिला सब लपेट दो। जर्नल डोनेशंस हो गई, एंट्रेंस एडमिशन फीस हो गई, जर्नल ग्रांट्स हो गई, ये सारी चीज हो गई। बेटा इसको पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसके अंदर वो चीजें लिखी हैं जो शायद आप नॉर्मल अकाउंट के अंदर नहीं लिखते। जैसे ऑनरोरियम, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑनरोरियम का मतलब होता है विजिटिंग फीस। अब ये चीज आपने पहले नहीं पढ़ी, आप पढ़ोगे आपको लगा है ये क्या है। तो विजिटिंग फीस, अगर मान लो हमने वृद्धाश्रम खोल रखा है, हम बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं और उनको रखते हैं जो भी, तो ये एक एनपीओ है, बहुत अच्छा काम करते हैं ऐसे। तो उससे क्या होता है बेटा, वहां पे खर्चा आता है। मान लो जैसे कि अब भाई बूढ़े बुजुर्ग है तो उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, तो वीकली हम एक डॉक्टर को बोल देते हैं कि भाई आया करो संडे टू संडे, और वो विजिटिंग फीस ले, सैलरी पे तो रखा नहीं हमने, तो उस विजिटिंग फीस को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑनरोरियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑनरोरियम बोलेंगे। ये क्या है, खर्चा है। सर क्या जरूरत पड़ी है जानने की, बेटा जानने की इसलिए जरूरत पड़ी, ऑनरोरियम। आप कंफ्यूज होगे इनकम है या एक्सपेंस है, उसके नाम में तो कहीं दिख नहीं रहा। तो इसलिए जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं वो सारी चीजें मैं क्या करूंगा, एक डेडिकेटेड क्या कहते हैं छोटी सी वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर मैं सारी टर्मिनोलॉजी एनपीओ की आपको बता दूंगा, ठीक है। वो सारी टर्मिनोलॉजी बता दूंगा, और तब तक जब तक वो वीडियो नहीं आ जाती तब तक आप इस कमेंट बॉक्स के अंदर एक एक चीज़ों को डिफाइन करते रहो। मैं देखता हूँ आपके कमेंट और रिप्लाई भी करता हूँ, तो बेटा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, मजा आएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मली ये कैश बुक बनवाना चाह रहे हैं, और जो भी चीज़ें रिसीव होंगी यहाँ आएंगी जो भी। और ये बेटा मैं सीयूटी के पर्पज से बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो करंट ईयर हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे नेक्स्ट ईयर हो, और चाहे रेवेन्यू नेचर की चीज़ें हो, चाहे कैपिटल नेचर के एक्सपेंस या इनकम हो, सब कुछ इधर आएगा, ठीक है। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं तो चलो देखते हैं, तब ऐसा नहीं होगा। क्या लिखा है, सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बनाती है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट था, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। इट्स इंक्लूड रेवेन्यू नेचर आइटम। मैंने अभी क्या बोला, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या करता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैपिटल या रेवेन्यू नेचर कोई सी भी चीजों सब इंक्लूड कर लेता है, लेकिन ये सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजें लेकर रखता है, ये वाला अकाउंट। और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल नेचर की ही चीजें जाती हैं बस, ठीक। और ये इंक्लूड करता है आइटम्स ऑफ करंट ईयर ओनली। तभी तो मैंने सब्सक्रिप्शन की जो वो बनाई थी टाइमलाइन, उसके अंदर मैं बार बार बोल रहा कि सब्सक्रिप्शन वही जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो करंट ईयर से बिलोंग होगा। क्यों? क्योंकि करंट ईयर सिर्फ उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करता है जो करंट ईयर नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करता है जो करंट ईयर की होती है, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल। इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग एक्रूवल बेसिस। मैंने आपको अभी बताया रिसीट एंड पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूवल बेसिस पे बनता है, ये मैंने आपको स्टेटमेंट के टाइम पे बता दिया। और इसका जो रिजल्ट आता है उसको सरप्लस बोलते हैं। नॉर्मली पीएल में क्या आता था, प्रॉफिट आता था, इनका सरप्लस आता है, उनका लॉस आता था, इनका डेफिसिट आता है। क्या आता है बेटा, डेफिसिट आता है।
मजेदार। चलो इसकी भी शक्ल देखते, मुंह दिखाई के लिए पैसे डाल देना इसके, ऐसे ऐसे वार देना, छोटे भाई को दे देना, छोटी बहन को दे देना। एनपीओ पढ़ रहे तुम भी कुछ पुण्य कर लो, है ना, छोटे भाई बहनों को परेशान करते रहते हो। हाँ तो बेटा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरह डेबिट साइड पे जो एक्सपेंडिचर आते थे, तो देखो यहाँ पे कमाल की बात क्या है, जो बच्चे भुलक्कड़ टाइप के होते हैं, पीएल में तो पर्टिकुलर्स लिखा होता है, यहाँ पे सीधे एक्सपेंडिचर लिखा है, तो कम से कम इतना पागलपन मत दिखाना कि एक्सपेंडिचर लिखा फिर भी इनकम लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर हर बार गड़बड़ कर रखी है, यहाँ पे इनकम आता बेटा, क्या आता बेटा, इनकम्स, पर्टिकुलर मत लिख देना, ठीक है। चलिए तो देखो सैलरी, इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे एंड वाला और लेस कर देंगे बिगिनिंग वाला, ठीक है। बिगिनिंग वाला लेस ही होता आउटस्टैंडिंग, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, प्रीपेड ऐड कर दिया, ऑडिट फीस हो गई। ऑडिट क्या होता है बेटा, अकाउंट की चेकिंग करवाना होता है ऑडिट, और कौन करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है। सर ये क्या होता है बेटा, ज़्यादा मत सुनो, नॉलेज में से बुलवाओगे तो निकल जाएगी, फिर आप ही कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। अकाउंट को चेक करवाना एक अकाउंटेंट से करवाते हैं और फीस देते हैं उसको। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑनर और अभी बताया था मैंने, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए, रिपेयर हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड, जो भी हमने कंज्यूमेबल की अकाउंटिंग करी है वो यहाँ पे आ जाता है। ओके यहाँ पे इनकम्स आती है, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, तो वो जो हमने कैलकुलेशन करी वो देखो बेटा हमने यहाँ पे पूरी प्रॉपर कर रखी है, ऐड लेस लेस, आउटस्टैंडिंग एडवांस, तो वो चीज़ मैंने आपको वहीं सिखा दी थी, ये इधर भी कर लेते हैं। आप इसको वर्किंग नोट में करके सीधे सिर्फ एक लाइन में लिख करके आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको साफ सफाई पसंद है अकाउंट्स के अंदर तो। फिर एंट्रेंस फीस हो गई, डोनेशन मिल गई, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, हॉल रेंट हो गया, सन्ड्री रिसिप्ट हो गई। अब यहाँ पे सरप्लस भी लिखा है, डेफिसिट भी लिखा, दोनों में से एक ही आएगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है तो सरप्लस आएगा, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है तो डेफिसिट, यानी जिसको हम नॉर्मली लॉस बोल देते हैं यहाँ पे डेफिसिट बोलेंगे, वो आएगा, ठीक है बेटा। ये चीज समझ में अभी आ गई। अच्छा इसके बारे में और थोड़ी जानकारी, जो आप पीएल अकाउंट बनाते थे वहां नहीं होता था, यहाँ पे होता है। जैसे कि डोनेशन दो तरह की होती है, जर्नल डोनेशन होती है, स्पेसिफिक डोनेशन होती है। तो जर्नल डोनेशन क्या होता है बेटा, एक रेवेन्यू नेचर की चीज होती है जो मिलती रहती है, लेकिन अगर कोई चीज स्पेसिफाई कर दे, एनपीओ के अंदर खास बात क्या है कि अगर आपको कोई पैसा दे रहा है और वो बोल देता है कि ये पैसा सिर्फ इस चीज के लिए यूज करना, तो आप उसी चीज के लिए यूज करोगे। जैसे एग्जांपल देते हैं कि एक क्रिकेट एकेडमी है, उसको कोई बोल रहा है कि टूर्नामेंट कराना, तब ये पैसा यूज कर लेना, रखो टूर्नामेंट कराना, तो अब भाई टूर्नामेंट के अलावा कहीं और पैसा वो यूज नहीं कर सकता। तो ऐसी चीजें बेटा यहां नहीं आएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। जब कोई इंसान किसी भी चीज को स्पेसिफाई करके आपको पैसा थमा रहा है तो वो बेटा कैपिटलाइज हो जाएगी और बैलेंस शीट के अंदर आएगी और आपकी लायबिलिटी साइड में आएगी। ओके ठीक है, अभी फंड बेस्ड अकाउंटिंग में भी पढ़ेंगे वो चीजें। ओके अगर कोई बोल देता है कि भाई आपको क्या करना है, ये लो बिल्डिंग बना लेना या पवेलियन बना लेना, पवेलियन पता होगा लड़कों को तो पता ही होता है, तो बेटा उस पैसे से सिर्फ वही काम हो सकता है। और ऐसी इनकम बेटा यहां पर कभी भी नहीं आती, वो कैपिटलाइज की जाती है, वो फंड के रूप में रखी जाती है। आई होप दिस इज लाउड एंड क्लियर। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सर बैलेंस शीट तो रही गई, अरे रुको जा, फंड पढ़ना उससे पहले जरूरी है, आपको समझ में आएगा क्यों। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग यानी फंड मींस, पहले तो फंड समझ लो, फंड क्या होता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आपको पता है, और फंड के बेसिस पे जो अकाउंटिंग है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। तो फंड मींस अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड एंड सेट असाइड, अमाउंट मिला और हमने उठा करके साइड रख दिया बाय द एनपीओ, एनपीओ ने साइड रख दिया फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अभी इतनी देर से मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जर्नल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस, जर्नल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। तो स्पेसिफिक मतलब कुछ निश्चित करके बोला कि ये पैसा इसीलिए यूज करना है और किसी काम के लिए नहीं, दैट इज स्पेसिफाई कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैच फंड, क्या आपको पैसा मिला कि मैच करवा लेना, तो बेटा मैच ही करवाना और मत करवाना कुछ। प्राइज फंड, तो बेटा प्राइज बांटना, जेड आना चाहिए यहाँ पे, तो बेटा प्राइज ही बांटना उस पैसे, मैच मत करवा लेना। टूर्नामेंट फंड, ठीक है, टूर्नामेंट 5 मैच की सीरीज और ये वो, तो उन सब चीजों के लिए। बिल्डिंग फंड भी हो सकता है, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। तो एग्जांपल दे दिया, आपको समझ में आया। फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती कैसे है वो देखना जरूरी है। पहले कैटेगरीज ऑफ फंड आगे चलो ये देख लेते हैं। और मैंने आपको बोला था कि कैपिटल को कैपिटल नहीं कैपिटल फंड बोलते हैं, ठीक है, वो भी किसी ने दिया ही है, किसी पर्पस के लिए दिया है कि इसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करना। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है बेटा जर्नल पर्पस के लिए दिया है, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को जिस पर्पस के लिए स्टैब्लिश करा तो उसके लिए कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ग्रांट हुई तो गवर्नमेंट ग्रांट मतलब फाइनेंशियल हेल्प, तो अगर गवर्नमेंट ने पैसा दिया तो किसी चीज़ के लिए तो मांगा होगा कि हम वृद्धाश्रम खोल रखा है हमने, ओल्ड एज होम, तो उनके लिए ना रहने के लिए कमरे नहीं है, तो हमें और कमरे बनवाने हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला बात तो ठीक है, ऐसा नहीं है कोई जाके हमने एनपीओ खोली हमें पैसे दे दो,
भाई ऐसे नहीं होता, एक पर्पस लेके जाना पड़ता है, और जब आप एक पर्पस लेके जाते हो तो वो चीज़ स्पेसिफाई हो जाती है, और जो चीज़ स्पेसिफाई हो जाती है वो फंड रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि बेटा यही काम करना और कुछ मत करना उससे, ठीक है। इंडोमेंट फंड है, एन्युटी फंड है, लोन फंड है, फिक्स्ड असेट्स है और प्राइस फंड है। तो बेटा इसमें से चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि इंडोमेंट फंड क्या होता है, एक प्रॉपर छोटी सी डेफिनेशन है, बता देना, ठीक है। चलिए, तो ये रिस्ट्रिक्टेड फंड है, ये स्पेसिफाइड फंड भी बोल सकता हूँ मैं इसको, स्पेसिफाइड, जिनको हम सिर्फ उसी लिए यूज कर सकते हैं। और ये सारी चीजें कहाँ पे आएंगी बेटा, वैसे तो सब कुछ ही आएगा, ये सारी चीजें जितने भी फंड होते हैं कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट के अंदर आते हैं, लायबिलिटी साइड पे। चलिए जी, अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग का फंडा समझते हैं कि मान लो आपको आप ना मैच फंड, आपके पास मैच फंड का कुछ बैलेंस है, मैच फंड, ठीक है, मैच फंड है। तो आपके पास पहले से पैसा आया होगा कि कोई भी भाई इंसान, सचिन तेंदुलकर ने आपको दे दिया कि आप बहुत अच्छा काम करो और मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ हाइला, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, विद ऑल रिस्पेक्ट भाई, मैं खुद, मेरे फेवरेट हैं सचिन तेंदुलकर, इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, रिस्पेक्ट। तो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है कि हमारे पास पहले से पैसा पड़ा हुआ, मैच अभी हुए नहीं, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, हमारे पास क्या पड़ा हुआ बेटा, पैसा पड़ा हुआ है। अब इसमें से जब भी मैच करवाएंगे तो कुछ भी एक्सपेंसेस होंगे तो वो इसमें से लेस होंगे, ठीक है, लेस होंगे, ब्रैकेट में लगाओ, और जो बचा यार, किसी ने और डोनेशन दी है, डोनेशन फॉर मैचेस या इस फंड के लिए दी है, ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन, तो बेटा वो ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो भी हमें पैसा मिल रहा है, अगर इस पैसे को मान लो कोविड जैसे आया था, तो ऐसी कोई भगवान न करे सिचुएशन आए, क्या हुआ कि हमने उसको, पैसा पड़ा रहा, मैच हो ही नहीं रहे थे भाई, पैसा पड़ा रहा, हमने सोचा इसको ना इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पे, तो हमने मैच फंड का जो पैसा था उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो अब क्या बना बेटा, मैच फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना। तो सर आप तो कह रहे थे कि मैच ही करवा सकते हैं, नहीं बेटा सुनो जरा, मैच फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन गया, लेकिन अब वो मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मान लो किसी शेयर में आपने पैसा लगा दिया ये वाला, तो बेटा जब भी आप वो शेयर बेचोगे तो जो भी पैसा आएगा वो वापस से मैच फंड में आएगा, आप उससे कोई फायदा नहीं उठा सकते। सर डिविडेंड मिलेगा, सर आपने लोन दे रखा होगा उससे इंटरेस्ट मिलेगा, अगर बेटा इस पैसे का आपने किसी भी तरीके से इस्तेमाल करा और इनकम हुई है, चाहे इंटरेस्ट की फॉर्म में आपको पैसा मिला है, चाहे आपको डिविडेंड की फॉर्म में पैसा मिला है, वो इनकम भी इसी में ऐड हो जाएगी। मान लो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मैंने करी, वहां से इंटरेस्ट आ गया मुझे 10,000 रुपए का, तो बेटा 1 लाख तो मैच फंड का था, वो तो वापस डालेंगे ही डालेंगे। और मैच फंड लिख भी देता हूं, मैच फंड इन्वेस्टमेंट से होने वाला इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, तो बेटा वो भी ऐड होगी, वो भी ऐड हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। और ये क्या है बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्या है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, तो बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है, ये कहां आएगा बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, कहां आएगा बेटा, लायबिलिटी साइड आएगा। आई होप अच्छी तरह क्लियर हो गया, कोई भी डाउट है बेटा प्लीज फील फ्री टू कमेंट, ठीक है, कमेंट करो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बच्चे जानते हैं, मैं बच्चों को रिप्लाई करता हूँ, समझाता हूँ, कोई भी अगर डाउट होता है तो, ठीक है बेटा, आई होप मजा आया होगा। अब पढ़ते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट खुद में एक ब्रांड है, अरे वही ब्रांड है जो आपसे मैच नहीं होता, ठीक है। तो बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं, तो बेटा ये नॉर्मल है, बैलेंस शीट तो नॉर्मल होती है, आपने फिक्स्ड असेट पढ़ी, आपने करंट असेट पढ़ी, आपने इन्वेस्टमेंट पढ़ी है, तो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश, बैंक, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अभी बताया था ना, जो सब्सक्रिप्शन हमने मांगा पर मिला नहीं, तो हमारी तो इनकम है ना जो हमें मिली नहीं, तो जिससे भी पैसा लेना होता है वो असेट होती है हमारी, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें वही आ गई। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो जो भी फंड खाली पड़े हुए थे यहाँ पर वो मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट कर रखी, इसलिए मैंने बोला पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ लो, प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा सब यहाँ पे आ जाएगा, ओके। फिर कैपिटल फंड, मैंने बोला कैपिटल को कैपिटल नहीं कैपिटल फंड बोलते हैं, इसका ओपनिंग बैलेंस है, और जैसे हम कैपिटल में प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट ऐड कर देते या फिर लॉस माइनस कर देते थे, तो यहाँ पे कैपिटल फंड के ओपनिंग बैलेंस के अंदर सरप्लस को ऐड करेंगे और डेफिसिट को माइनस करेंगे और वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर और कोई जैसे मान लो स्पोर्ट्स फंड है, एग्जाम्पल के लिए लिखा है, आप सोचो स्पोर्ट्स फंड आना ही आना है, ऐसा कुछ नहीं है, तो स्पोर्ट्स फंड लिखा है उसका ओपनिंग बैलेंस, फिर जो भी डोनेशन मिली हमें स्पोर्ट्स फंड के लिए वो लिख देंगे, कोई भी स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आया तो वो लिख देंगे, इसमें से लेस कर देंगे अगर हमने स्पोर्ट्स के लिए कोई प्राइज अवार्ड करा, नहीं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हम खर्चा करने वाले थे वो करा, तो
जो हमने अभी कैलकुलेशन देखी वो हमने यहाँ बैलेंस शीट में भी दिखा रखी, साफ सुथरा करने के लिए वर्किंग नोट बनाइए और यहाँ पे सीधे स्पोर्ट्स फंड चिपकाइए। करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गए, बता रखा है, क्रेडिटर हो गए, सब इधर आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका जो भी एनपीओ का कॉन्सेप्ट था। आई होप मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझाया, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आई एम वेरी ओपन, आप आइए मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आपको इसका क्लैरिटी दूंगा, या फिर अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो एक वीडियो ही बना देंगे ना, टेंशन क्या है। और जो बच्चे सीयूटी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको थोड़ी आ रही है दिक्कत, समझ में नहीं आ रहा क्या करें कि ना करें, कैसी मुश्किल है, तो बेटा इस नंबर पे कॉल मिलाएं 07968217720। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपके एग्जाम क्वेरीज के बारे में पूरा गाइड किया जाएगा। क्या है ये? हेल्पलाइन नंबर फ्रॉम अड्डा 24/7। ओके, और फिर बेटा अभी आपको अगर और देखो यूट्यूब पे तो हम आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको आकर के पढ़ाई करनी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है कि भाई यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा शोर है, तो आपको शांति मिलेगी। आपको अड्डा 24/7 ऐप के अंदर या उसकी वेबसाइट पे जाइए और इनरोल कर सकते हैं आप इन कोर्सेज के अंदर। ठीक है, महापैक है, अभी आपको एक डेल्टा 2.0 बैच के बारे में भी हमने बताया था, वो है। और बेटा जो भी आप कोर्स में इनरोल करें, भूलें ना कि आपको क्या करना है, कोड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका फ़ायदा आपको मिलेगा इस पर डिस्काउंट। जो भी आपको प्राइजेस यहाँ पे दिखते हैं वो कम हो जाते हैं जब आप यूज़ करते हैं Y550। ठीक है, Y550 लगाइए और इन्जॉय कीजिए। तो बेटा ये जो डेल्टा है, डेल्टा कोर्स है, डेल्टा 2.0, बेटा ये डोमेन के लिए है, और डेल्टा 2.0 का एक और वर्जन है जो डोमेन प्लस जीटी और इंग्लिश जैसी लैंग्वेज के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए है। तो बेटा यहाँ पे लाइव क्लासेस है और साथ साथ आपको रिकॉर्डेड भी मिल रही है, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, ई बुक्स मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। बहुत सारे जगह पर बच्चों को सर वो वहाँ पे तो ये मिलता है, सर वहाँ पे तो वो मिलता है, बेटा वो सिर्फ रिकॉर्डेड दे रहे हैं। सिंपल सी बात मैं आपको बता, रिकॉर्डेड दे रहे हो, टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो दे रहे हैं, और शायद अड्डा ही है जो टेस्ट सीरीज दे पा रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स वगैरह बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड तो अलग से मिल रहा है, तो आप हमसे लाइव भी पढ़ेंगे। और जो कह रहे हैं नहीं हम तो नहीं, तो लो बेटा आपको पूरा का पूरा कॉमर्स का खजाना बैच मिल रहा है, ये रिकॉर्डेड है, साफ बोल रहे हैं भाई, ये रिकॉर्डेड है। ये जो आपको लाइव बैच दिख रहा है ना, इसी का रिकॉर्डेड फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें आपको जीटी, लैंग्वेजेस, डोमेन्स सब कुछ मिलेगा, सेक्शन 1, 2, 3 सब कुछ, लेकिन रिकॉर्डेड है। तो आपको जो पसंद आए बेटा Y550 कोड जरूर लगाइए और आपको मिल जाएगा उस पर डिस्काउंट। महापैक में आना चाहेंगे तो महापैक में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जो भी आपको करंट बैच चल रहा है वो सब मिल जाएगा। तो एक पेमेंट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इससे पीछे के भी जितने बैच है वो भी मिल जाएंगे, और फ्यूचर में आने वाले बैचेस वो भी मिल जाएंगे। तो आपकी चॉइस है, फील फ्री जो भी आप लेना चाहें, और Y550 जरूर लगाएं। ओके, और बेटा जो भी टेस्ट सीरीज के लिए घूम रहे थे भाई, कॉमर्स का C सेक्शन है, कॉमर्स का A सेक्शन है, और स्पेशल मॉक टेस्ट हैं, और कॉमर्स, जीटी, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सबका कॉम्बो का पूरा टेस्ट सीरीज और ई बुक का पूरा कॉम्बो लेकर आए हुए हैं। और यहाँ पे जीटी इंग्लिश का कॉम्बो है टेस्ट सीरीज के लिए, तो इनको आप इनरोल कर सकते हैं। और बेटा यही आपके असली वैल्यू, आपकी औकात समझा सकते हैं। अगर मेरे को कोई वर्ड नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा भड़काऊ वर्ड नहीं है, आपके लिए बहुत फेवर में बोल रहा हूँ कि अगर आप बेटा अगर कुछ करते हैं, आपको अपनी वर्थ जाननी है, तो बेटा ये टेस्ट सीरीज हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, कितनी क्वालिटी पे है। और जो बच्चे बुक्स के लिए परेशान हो रहे हैं, बुक्स लेनी है, तो बेटा प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके पास कॉमर्स की बुक्स हैं, कॉमर्स डोमेन की 4 बुक्स मिल जाएंगी। और अगर आप ई बुक्स को प्रेफर करते हैं तो बेटा जीटी इंग्लिश की ई बुक्स मिल जाएंगी कम प्राइस पे, और ई बुक्स सीयूटी के कॉमर्स डोमेन के लिए भी मिल जाएंगी। लेकिन इतना प्राइस मत पे करना, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, Y550 दिमाग में फिट कर लो। ठीक है बेटा, तो बस ये वीडियो आपने देखी, एफर्ट्स को भाई लाइक करिए, क्योंकि मैं दिख रहा हूँ आपको, मैं तो एफर्ट कर ही रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ साथ पूरी टीम लगी पड़ी है, तो उनका भी पूरा हौसला बढ़ाते रहिए। और शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो बच्चे, भाई एनपीओ तो पढ़ा ही नहीं है कई बच्चों ने, तो सबके साथ शेयर करना बनता है, और जिनको अकाउंट मुश्किल लगते हैं उनको मुझसे मिलवाएं। एंड कमेंट करके बताइए भाई कोई कंफ्यूजन है, और कमेंट करके बताइए जो भी आपको मैंने टर्म बताए थे उनकी थोड़ी डेफिनेशन डिस्कस करो भाई। बहुत लोगों को कमेंट से फ़ायदा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जो भाई कमेंट पढ़ रहा है उसको क्या कहते हैं 100 साल जी, वो ऐसे वाले कमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, वैसे दुआएं दे रहे हो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करो। एंडोमेंट फंड का भी कमेंट करके बताइए क्या है। चलिए, तो बस इतना ही कहना था आप लोगों से। आई होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा, और मुझे बहुत पढ़ा करके आपको अच्छा लगता है। मिलता है आपसे किसी और सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।